सोचिए, एक सोशल मीडिया बैन, उसके बाद सड़कों पर उतरे युवा और देखते ही देखते एक पूरे देश की संसद धूं धूं कर जलने लगी। हाल ही में नेपाल में जो हुआ है उसने वाकई पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस उथल पुथल के बीच जहां एक चश्मदीद ये सब देखकर कह रहा था, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अभी क्या देख रहा हूं, पूरी की पूरी संसद आग की लपटों में है। ये शब्द उस अराजकता को बयां करते हैं जिसने नेपाल को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक सोशल मीडिया बैन इतनी बड़ी आग लगा सकता है? पर जैसा अक्सर होता है, जो सुर्खियां हमें दिखती हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। तो सबसे पहले उस मोड़ को समझते हैं जब पूरा देश जैसे आग की लपटों में घिर गया था। ये बात है सितंबर 2025 की। नेपाल में नौजवान सड़कों पर उतरे और इसका अंजाम क्या हुआ? संसद जल गई और सरकार गिर गई। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? यहां तक बात पहुंची कैसे? देखिए, सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी। असली सवाल तो ये है कि इस आग के लिए पेट्रोल पहले से किसने जमा कर रखा था? मतलब इस गुस्से के नीचे असली वजह क्या थी? असली वजह एक नहीं 3 थी। पहली, सिस्टमिक करप्शन, यानी हर तरफ फैला भ्रष्टाचार। दूसरी, मास अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हद से ज्यादा बेरोजगारी। और तीसरी, बेशर्मी से किया जाने वाला भाई भतीजावाद। यही वो आग थी जो सालों से नेपाली युवाओं के अंदर सुलग रही थी। जरा इस नंबर को देखिए, 20.82%। ये 2024 में नेपाल की युवा बेरोजगारी दर है। मतलब हर 5 में से 1 नौजवान के पास काम नहीं था। और इसी निराशा ने बहुत से लोगों को देश छोड़ने और बाहर जाकर खतरनाक काम करने पर मजबूर कर दिया। और ये हताशा किस हद तक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, 15,000 से भी ज्यादा नेपाली नौजवान रशियन मिलिट्री में भर्ती हो गए यूक्रेन में लड़ने के लिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने देश में एक ठीक ठाक सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल रही थी। सोचिए जरा। इस पूरे गुस्से को शायद सबसे बेहतरीन तरीके से एक प्रोटेस्ट पोस्टर ने बयान किया जो वायरल हो गया था। उस पर लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लाते हैं और आम आदमी के बच्चे ताबूत में। इस एक लाइन ने पूरे देश के दर्द को समेट लिया था। गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, आग सुलग रही थी। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? वो कौन सा लम्हा था जब एक शांत विरोध एक हिंसा भरे विद्रोह में बदल गया? चीजें बहुत बहुत तेजी से बदलीं। 8 सितंबर की सुबह हजारों लोग शांति से संसद की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर होते होते पुलिस ने उन पर आंसू गैस और पानी की बौछार शुरू कर दी। और फिर शाम को पुलिस ने सीधे भीड़ पर गोलियां चला दी, असली गोलियां। अगले दिन पूरे देश में दंगे फैल चुके थे और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस पुलिस फायरिंग में कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और उनमें एक 12 साल का बच्चा भी था। बस यही वो पल था जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि वहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सरकार तो चली गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो अराजकता फैली, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, इस आंदोलन का मकसद था भ्रष्टाचार खत्म करना, लोगों को मौके देना। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? संसद को जला दिया गया, प्राइवेट मॉल तोड़े गए और जेलों से अपराधियों को आजाद कर दिया गया। मतलब इरादे और अंजाम में जमीन आसमान का फर्क था। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, इसका एक ताज़ा उदाहरण हमें पड़ोसी देश बांग्लादेश में दिखता है। वहां जब सरकार गिरी तो जीडीपी ग्रोथ 8% से गिरकर 3.8% पर आ गई। लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये था कि पुलिस की जगह आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ा, मॉब लिंचिंग होने लगी और डेमोक्रेसी की जगह कर्फ्यू ने ले ली। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वहां के लोगों के अंदर के गुस्से का नतीजा था, या ये किसी बड़े ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है, जैसा कि कुछ थ्योरीज इशारा करती हैं? इन्हीं थ्योरीज में से एक है डीप स्टेट की थ्योरी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक एक सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया भर के इवेंट्स को कंट्रोल करता है ताकि अमेरिका जैसे कुछ खास देशों के हित सुरक्षित रहें। ध्यान रहे, ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि एक खास प्लेबुक इस्तेमाल की जाती है। इसके स्टेप्स होते हैं, पहले किसी ट्रिगर इवेंट को पहचानो, फिर प्रोटेस्ट को फंड करके उन्हें हवा दो,
उसके बाद हिंसा भड़काओ, सरकार गिरा दो और आखिर में अपनी पसंद का नेता बिठा दो। और इस थ्योरी के समर्थक नेपाल की घटनाओं को 1973 में चिली में हुई घटनाओं जैसे पैटर्न से जोड़कर देखते हैं। तो आखिर में हम इस एक अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जब कोई देश जलता है तो आखिर में माचिस की तीली किसके हाथ में होती है? क्या ये सिर्फ अंदर का गुस्सा है जो फट पड़ता है, या इसमें बाहरी ताकतों का भी कोई रोल होता है?